तो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर का ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ एजुकेशन जो आपका सब्जेक्ट है उसका यूनिट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले यूनिट 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है और अगर आप इसी सब्जेक्ट को हिंदी मीडियम में देखना चाहते हो तो ऑन स्क्रीन पाठशाला का जो ऑफिशियल चैनल है वहाँ जाकर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इंग्लिश ही नोट्स प्रोवाइड करूँगी क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम वाला चैनल है। और अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हो, हिंदी के नोट्स चाहिए आपको सेम यही वाले, तो आप ऑन स्क्रीन पाठशाला का जो पुराना वाला चैनल है वहाँ जाकर ये वीडियो देख सकते हो। तो पहले अब हम स्टार्ट करते हैं इस यूनिट 2 को यहाँ पर। और यूनिट 2 का जो नाम है ना आपका वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि ईवीएस को आप पढ़ोगे करिकुलम एट प्राइमरी लेवल, यानी प्राइमरी लेवल पर जो ईवीएस तैयार किया गया है ना करिकुलम, उसके बारे में पढ़ोगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की रही हैं, कैसे प्राइमरी लेवल के बच्चों को ईवीएस की जो नॉलेज है वो प्रोवाइड की जाती है। ये सारी चीज़ें आपको इसी यूनिट में पढ़नी है। तो सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पर आपका आता है, हम बिल्कुल सिलेबस वाइज जा रहे हैं। जो भी आपका सिलेबस है आप उसको सामने रखकर देख सकते हैं कि टॉपिक वाइज टॉपिक जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला जो टॉपिक है वो है एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल करिकुलम एट प्राइमरी लेवल, कि प्राइमरी लेवल पर जो एनवायरमेंटल करिकुलम है उसमें कौन कौन से एरियाज हैं, क्या क्या चीज़ें ली रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये है कि कंपलसरी ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल फ्रॉम एनसीएफ 2005। आपको ये बात याद रखनी है कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था, एनसीएफ आया था 2005 में, वहाँ पर ये बात कह दी रही थी कि जो ईवीएस सब्जेक्ट है उसको प्राइमरी लेवल पर हम क्या रखेंगे, कंपलसरी रखेंगे। और क्या कहा गया था कि जो ईवीएस होगा या जो भी बुक तैयार की जाएगी या जो भी उसके विषय वस्तु टॉपिक्स होंगे वो इंटीग्रेट होंगे स्टूडेंट से और उसके सराउंडिंग से, क्योंकि प्राइमरी तक के बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं तो वो इन चीज़ों को जब आसपास रिलेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सीख सकेंगे। अब ये एम क्या रखे गए थे इस करिकुलम के कि हाँ भाई अगर हम ईवीएस को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे तो फिर एम्स क्या होंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या इसके उद्देश्य होंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये इस्टेब्लिश करेगा ये रिलेशन अमंग नेचुरल, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, यानी कि जो बच्चे हैं वो समझ पाएंगे कि किस तरीके से नेचर, सोसाइटी और कल्चर आपस में एक दूसरे को इफेक्टिव बनाते हैं। दूसरी चीज़ की इम्प्रूव करेगा क्यूरियोसिटी अबाउट सराउंडिंग। जब बच्चे ऐसे चैप्टर्स पढ़ेंगे ईवीएस के थ्रू तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और सराउंडिंग को लेकर कि चीज़ें आसपास किस तरीके से घटित हो रही हैं। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल स्किल्स आएंगी उनके अंदर एक्टिविटीज़ के थ्रू, और अवेयरनेस आएगी अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जैसे कि पॉल्यूशंस होते हैं, एयर पोल्यूशन हो गया, सेफ वाटर हो गया, तो जितने भी हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उससे बच्चे अवेयर होंगे। इसी में नेक्स्ट जो टॉपिक आपका सब टॉपिक आप कह सकते हो वो है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मटेरियल, कि ये जो भी टीचिंग मटेरियल लिया जाएगा प्राइमरी लेवल पर वो कहाँ से सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको 6 ऐसे स्कोप दिए गए हैं, ऐसे एरियाज दिए गए हैं जहाँ से कोई भी टॉपिक जो है या जो भी करिकुलम है वो तैयार किया जाएगा प्राइमरी लेवल पर। तो आपको ये 6 चीज़ें रट लेनी है बिल्कुल, इससे रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है। तो किन किन टॉपिक से या फिर आप कह सकते हो चैप्टर से चीज़ों को लाया जाएगा, बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। सबसे पहली चीज़ होगी फैमिली एंड फ्रेंड्स। सेकेंड नंबर पे फूड, इससे रिलेटेड चैप्टर्स होंगे। शेल्टर से रिलेटेड चैप्टर हो सकते हैं। देखिए अगर आपने ईवीएस के बच्चों की बुक्स देखी हो 5th क्लास के बच्चों की या 4th की 3rd क्लास की, तो आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो कि वो सारे चैप्टर जो वो इन्हीं किसी ना किसी एरिया से लिए गए हैं। तो वाटर एक आपका एरिया हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, थिंग्स दैट वी मेक, हैंडीक्राफ्ट जो होती है वो हो सकती हैं। तो ये 6 जो मेन टॉपिक हैं ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। इसके अलावा रियल पीपल और उनके एक्सपीरियंसेस ये भी स्टोरीज डाली रही हैं अगर आप बुक को उठा देते हैं, और रियल इवेंट्स और स्टोरीज की बात भी की रही है जिससे कि बच्चे जो हैं वो एनवायरनमेंट को लेकर मोटिवेट होते हैं। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज विद मैथ एंड लैंग्वेज। तो ईवीएस और किस तरीके से हम मैथ के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और लैंग्वेज के साथ कैसे ये जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज एंड लैंग्वेज की, जो भी लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, स्पेनिश हो, व्हाटएवर इट इज। तो एनवायरमेंटल जो स्टडीज़ है वो किस तरीके से उसको इंटीग्रेट करती है या इफेक्टिव बनाती हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी लैंग्वेज हो उसको मतलब अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो उसके लिए आपको एक नई लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, बिकॉज लैंग्वेज इज अ मीडियम। तो यहाँ पे क्या है, यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। कि एनवायरमेंटल स्टडीज को अंडरस्टैंड करने के लिए भी हमें प्रॉपर लैंग्वेज यूज करना होता है। राइट एसेज ऑन रिलेटेड टॉपिक। अब एनवायरमेंटल स्टडी से रिलेटेड अगर कोई भी एसे लिखना है तो वहाँ भी हमें लैंग्वेज को यूज करना होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है कि राइट एंड रीड इंट्रोडक्शन और बायोग्राफी ऑफ इन्वेंटर्स। क्योंकि एनवायरमेंटल साइंस जो है वो हमारे साइंस से भी जुड़ा हुआ होता है। इसके अंदर जो इन्वेंटर्स हैं या जो फेमस पर्सन है उनकी बायोग्राफी पढ़नी है या फिर उनके बारे में लिखना है तो यहाँ पर लैंग्वेज यूज होगा। लैंग्वेज एज अ टूल टू क्लियर द प्रॉब्लम्स। कई बार वो जो प्रॉब्लम्स जो है वो लैंग्वेज के माध्यम से हम बच्चों की क्लियर कर देते हैं। करेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस इन एनवायरमेंटल स्टडी क्लासेस। अगर आप ईवीएस भी टीचर हैं और क्लास में पढ़ा रहे हैं और बच्चा लैंग्वेज रिलेटेड कोई गलती करता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको वहाँ पर ठीक करें, क्योंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटीग्रेटेड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज एंड मैथमेटिक्स। ये किस तरीके से दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं। तो जो मैथमेटिकल डाटा होते हैं वो हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में सम कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस। तो ईवीएस एक बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसको अच्छे से क्लियर करने के लिए मैथ्स के डाटा का यूज किया जाता है या डेट्स का यूज किया जाता है, ईयर्स यूज किए जाते हैं। तो बेस ऑफ द मैथमेटिक्स इज इम्पॉर्टेंट। तो बच्चे का जो बेस है ना मैथ अब वो इम्पॉर्टेंट है तैयार रहना। केमिकल इक्वेशन जो भी साइंस होते हैं, अब हम एनवायरमेंटल साइंस की भी अगर बात कर लें तो वहाँ पर भी जो इक्वेशंस होते हैं केमिकल से रिलेटेड वो भी बच्चे को समझने के लिए मैथ की नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। कोरिलेशन बिटवीन बोथ सब्जेक्ट। दोनों ही सब्जेक्ट में कोरिलेशन होता है, जैसे कि अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट विद द एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंट। यस, अगर मैथ के भी कई कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिसको क्लियर करने के लिए हमें आसपास से एग्जाम्पल लेने होते हैं तो वहाँ पर ईवीएस जो है वो मैथ में काम आ जाता है। यानी कि ये दोनों ही सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे को समझाने में या समझने में हेल्प करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लर्निंग फ्रॉम को करिकुलर एक्टिविटीज। तो सिलेबस में ही आपके ये टॉपिक दिया गया है कि किस तरीके से बच्चों को जो है को करिकुलर एक्टिविटीज थ्रू एनवायरमेंटल साइंस को पढ़ाया जा सकता है। तो पहले चीज क्या करवा सकते हैं, प्ले करवाया जा सकता है, स्टेज परफॉर्मेंसेज हो सकते हैं और डिबेट्स कराई जा सकती है, सॉन्ग राइटिंग, स्टोरी राइटिंग और टेलिंग ये भी हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, टूर एंड एक्सकर्शन के लिए हम बच्चों को ले जा सकते हैं, गेम्स और गेम्स से रिलेटेड जो कॉम्पिटिशन्स है वो करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। इसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे, अगर हम इसको करवाते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, क्या महत्व है इसका। ये करता है क्या, लर्निंग बाय एक्टिविटी। एक्टिविटी के थ्रू बच्चा चीज़ों को सीखता है, रियल एक्सपीरियंस मिलते हैं बच्चे को, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। ये बेस्ड होता है चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग पे, क्योंकि बच्चे को ही यहाँ पर सेंटर में रखा जाता है। और ये बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि अगर कोई बच्चा सिर्फ किताबों से कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहा तो हो सकता है कि वो को करिकुलर एक्टिविटी से उसी टॉपिक को सीख जाए। तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो भी यहाँ पर हम पूरा करते हैं। तो ये को करिकुलर एक्टिविटीज ना सिर्फ ईवीएस बल्कि हर सब्जेक्ट में यूजफुल साबित होती है। चलिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है ना वो थोड़ा बहुत ही मतलब फैक्चुअल है, ये आपको फैक्ट के रूप में भी याद करना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो ये वहाँ भी आपके लिए काम आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसको यहाँ पे पूछा गया है मेमोरेबल नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जनवरी से लेके दिसंबर तक जाएंगे और हर मंथ के अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डेज होते हैं उसकी बात करेंगे। अब वैसे तो देखा जाए तो हर महीने में बहुत सारे आपके इम्पॉर्टेंट डेज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फोकस करेंगे जो एनवायरमेंट से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो जनवरी की अगर हम बात करें तो जो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे पड़ता है हमारा वो 26 जनवरी रिपब्लिक डे होता है। इसके अलावा 27 को उसके ही नेक्स्ट डे नेशनल ज्योग्राफिक डे होता है, जो बहुत ही रेयर है कि लोगों को पता हो। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप एक भविष्य में टीचर बनने जा रहे हैं तो आपका जो नॉलेज है, जो आपका लेवल है वो थोड़ा हटके होना चाहिए।
बात करेंगे फरवरी ई तो 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है। सेकेंड को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इसके अलावा 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे और 28 को नेशनल साइंस डे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप यहाँ पर देखेंगे कि हर मंथ मैंने वही डेज बताए हैं जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेज हैं, चाहे वो नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। बात करेंगे मार्च की तो मार्च में जो 1 मार्च होता है आपको उस दिन जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। 8 को इंटरनेशनल वुमेन्स डे और 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, जो कि सभी को पता होगा। नेक्स्ट चलते हैं अप्रैल की तरफ। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, 22 को वर्ल्ड अर्थ डे और 26 को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। तो ये अप्रैल के डेज हैं इंपॉर्टेंट, जो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम मई की, तो यहाँ पर आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटाज मैं आपको बता रही हूँ। ये आपके जो MCQ वाले क्वेश्चन है वहाँ पर भी बहुत हेल्प करेंगे। इवन जो लेंथी क्वेश्चन है वहाँ भी आप इन डेट्स को यूज कर सकते हैं। बात करेंगे मई की तो 1 मई को ही इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है, जो कि वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है। 18 को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, ध्यान रखेंगे एड्स डे नहीं है बल्कि एड्स वैक्सीन डे है। 22 को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है और 31 को एंटी टोबैको डे मनाया जाता है। बात करते हैं जून की। 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, 7 को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे और 15 जून को ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है। इसके साथ ही 21 जो जून होता है इंटरनेशनल योगा डे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सेलिब्रेट किया जाता है। जुलाई के महीने में 3 जुलाई को आपका इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे होता है। 11 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ ही 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे और 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट चलिए अगस्त की तरफ, और अगस्त में आपका 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 को नागासाकी डे। तो ये तो आपको हिस्ट्री पता ही होगी क्यों ये दोनों डेज मनाए जाते हैं। अगर नहीं पता तो अभी गूगल कीजिए और पता कीजिए। नेक्स्ट है, अब हम चलते हैं आगे। 20 जो हमारा अगस्त है वो वर्ल्ड मॉस्किटो डे, हाँ जी मॉस्किटो डेज भी होता है। इसके अलावा 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है। सितंबर मंथ में अगर हम चलें तो 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। 18 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है और 29 को वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। अक्टूबर मंथ में 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है, ये मोस्ट ऑफ द कॉमन क्वेश्चन है सभी के लिए। और 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे मनाया जाता है। 24 को वर्ल्ड पोलियो डे, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और 31 को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको पता करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो हम चलते हैं अपना और नवंबर की तरफ, और नवंबर में 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाते हैं। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे ऑफ इंडिया मनाया जाता है। 14 को चिल्ड्रन डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं ये आपको बताना है। 26 नवंबर को नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिसंबर में 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे होता है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले जो मैंने बताया था वो एड्स वैक्सीन डे था। 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाते हैं। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है और 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर्स डे मनाया जाता है। तो ये 3-4 जो मैंने इंपॉर्टेंट डेज बताए हैं आपको हर महीने के, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लाइफ एंड वर्क ऑफ ग्रेट लीडर्स। तो हमारे इंडिया की ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जितने भी महान या फेमस आप कह सकते हैं चेहरे या पर्सनालिटीज़ रही हैं जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं, हम सिर्फ उनकी ही बात करेंगे। उनकी लाइफ के बारे में बेसिक नॉलेज और उनका वर्क जो भी उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इंडिया में उसके बारे में बात करेंगे। मैं फिर से बता दूं कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों की बात करेंगे जो आपके सिलेबस में गिवन है। तो सबसे पहले जो सिलेबस में दिए गए
हैं वो हैं हमारे महात्मा गांधी जी। तो उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में बेसिक नॉलेज जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। मैं बता दूँ आपको कि जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक पर शॉर्ट नोट के तौर पर बनकर आएगा, तो आप एक भी पर्सनालिटी जो वो मिस नहीं कर सकते। मेरा कहना ये होगा कि जो भी आप इस सिलेबस में 4 या 5 पर्सनालिटीज दी रही हैं, सबके बारे में आप बेसिक नॉलेज जो है वो रख लीजिए ताकि आप एक शॉर्ट नोट तैयार कर सको। गांधी जी की बात करें तो इनका जन्म 2 अक्टूबर को 1869 में हुआ था। कहाँ पर? काठियावाड़, पोरबंदर में। इनकी जो लाइफ फिलॉसफी रही है उसमें ट्रुथ, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह, ये 3 चीजें इन्होंने अपनी लाइफ की फिलॉसफी में रखा है। इनका मेजर रोल रहा है हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस में। ऑल्सो ही इज द फादर ऑफ द नेशन, हमारे इंडिया के राष्ट्रपिता भी महात्मा गांधी है। बात करेंगे एजुकेशन एंड फिलॉसफी की कि ये जो इनका एजुकेशन को लेकर क्या फिलॉसफी है, क्या इनके विचार हैं, क्या आइडियोलॉजी हैं। तो ये क्या कहते हैं, ये इन्होंने मतलब इन्फोर्स किया कि जो 7 to 14 ईयर के बच्चे होते हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो देखिए आप ध्यान देंगे कि RTE भले ही 2009 में आया था, लेकिन गांधी जी ने अपने टाइम पर ही बोल दिया था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बच्चों को फ्री मिलनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला था कि यूज ऑफ मदर टंग इन एजुकेशन, एजुकेशन में जो मदर टंग है उसका यूज होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी वैल्यूज बाय एजुकेशन, एजुकेशन के थ्रू बच्चे के अंदर जो ह्यूमैनिटी वैल्यूज होती हैं वो डेवलप करनी चाहिए। हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करना चाहिए एजुकेशन में। वर्क एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए और डू ओन वर्क, मतलब अपना काम बच्चे खुद करें। ये चीजें जो है हमें एजुकेशन के थ्रू बच्चों को सिखानी चाहिए। तो ये महात्मा गांधी की जो है एजुकेशन को लेकर कुछ फिलॉसफीज थी, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई की, जिनका जो बर्थ हुआ था वो 19 नवंबर 1828 में काशी में हुआ था इनका बर्थ, यूपी में। और इनकी शादी जो हुई थी, मैरिड विद द किंग ऑफ झांसी, जो कि गंगाधर राव थे, उनसे इनकी शादी हुई थी। और अ पिवोटल फिगर इन द इंडियन रिवॉल्ट ऑफ 1857। हाँ जी, अगर झांसी की रानी ई लक्ष्मीबाई की बात की जाए तो वो बहुत ही बड़ा चेहरा सामने आती हैं। कौन से रिवॉल्ट में? 1857 के रिवॉल्ट में। और क्या था इनका नेम? मणिकर्णी इनका नेम था, और जो निकनेम था वो इनका मनु था। शी इज एन इंस्पिरेशन एंड अ सोर्स ऑफ एडमायरेशन। हाँ जी, अगर हम आज के भी टाइम की बात करें तो जो रानी लक्ष्मीबाई वो हमारे लिए, खासकर स्त्रियों के लिए जो है एक इंस्पिरेशन है, एडमायरेशन है। उनसे हम चीज़ों को सीखते हैं बहुत सारी, किस तरीके से ऐसी चीज़ें जो रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप घोड़े पे नहीं सवार हो सकते और आप तलवार नहीं चला सकते, तो मणिकर्णिका ये सारी चीज़ें की, तो हम इसे इंस्पिरेशन की तरह ले सकते हैं। इसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा फेमस एक उनकी पोयम है, उनके ऊपर लिखी गई जो पोयम है जिसका नाम है खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, बाय सुभद्रा कुमारी चौहान। इस पोयम को राइट किया गया। तो अगर आपने ये पोयम सुनी होगी तो आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर जो झांसी की रानी है उनकी जितनी भी किए गए काम हैं, उनके बचपन के नाम, जीवन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पोयम के अंदर ही बताई गई हैं, डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, और जो नेक्स्ट चेहरा है वो है भगत सिंह का, जिनका बर्थ हुआ था 28 सितंबर 1907 में। कहाँ पर हुआ था? बांगा में, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। इनके फादर का नाम क्या था? सरदार किशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने क्या किया था? पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस के दौरान हो रही थी। ये फ्रीडम फाइटर थे विद वायलेंस। इनका कहना था कि अंग्रेजों को अगर हमें देश से भगाना है तो नॉन वायलेंस से काम नहीं चलेगा। इसके साथ ही ये लीडर थे रिवोल्यूशनरी पार्टीज जो बनी थी उसमें, क्योंकि रिवोल्यूशनरी थे तो ये बहुत सारे क्रांतिकारी काम करते थे, तो अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया था और एग्जीक्यूट कर दिया गया 23 मार्च 1931 में 2 और लोगों के साथ। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया था जिसका नाम था नौजवान भारत सभा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ, जिनका बर्थ जो टाइम है वो है आपका 14 नवंबर 1889। तो 14 नवंबर को ही चिल्ड्रन डे भी मनाया जाता है। अभी मैंने आपको नवंबर वाले मंथ में बताया था। और इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, और ये क्या है, मोटिवेटेड थे और इंस्पायर्ड थे अपने बचपन से ही। किस चीज़ के लिए? इंडियन फ्रीडम के लिए, क्योंकि इनके जो पापा थे मोतीलाल नेहरू वो भी फ्रीडम फाइटर ही थे।
1950 में इनको लंदन भेजा गया था फॉर हायर एजुकेशन और ये बहुत ही पैट्रियोटिक देशभक्त आदमी थे और ये बन रहे थे क्या कांग्रेस के मेंबर। अगर आपको कांग्रेस की हिस्ट्री थोड़ी भी पता हो तो आप बता सकते हैं। इन्होंने बहुत सारे जो कांग्रेस के जो सेशन होते थे उसकी लीडरशिप भी की है। इनका जो वेडिंग हुआ था 1970 में 17 में विद कमला कॉल जो थी इनकी वाइफ थी। इनकी जो सबसे फेमस बुक है वर्ल्ड वाइड फेमस है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट नाम है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल को और 1891 में एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। ये बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। इन्होंने बचपन से ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया था। अनटचेबिलिटी जो है इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी थी। हायर स्टडी इन्होंने स्कॉलरशिप से ही की अपनी और इनका जो पोस्ट ग्रेजुएशन था इन्होंने कोलंबिया से किया था। इनके जो ये जो हैं हम इन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी जानते हैं क्योंकि ये क्या थे, चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमीशन के, जो हमारा संविधान बन रहा था उसका। इन्होंने जो पीएचडी की थी इकोनॉमिक्स में की थी फ्रॉम अब्रॉड और अप्रोक्स 32 डिग्रीज थी इनके पास। 9 से ज़्यादा भाषाओं पर इनका कमांड था। इन्होंने क्या किया था, जो इनके लाइफ के एंड डेज थे आखिरी के दिनों में इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिज्म को अपना लिया था और 6 दिसंबर 1956 को इनका डेथ हो गया था। तो ये आपका यूनिट था पूरा यूनिट 2 और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही जल्द मैं यूनिट 3 भी यहाँ पर डिलीवर कर दूंगी। जब तक आप जो है बाकी के यूनिट जो करवा चुकी हूँ उनको रिवाइज कीजिए। ये मत सोचिए कि जब एग्ज़ाम आएगा हम तभी पढ़ेंगे, अभी से चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर जो हैं वो ला सकते हैं।